फिलिस्तीन के खून से होली खेलने वाले नेतन्याहू की जाने वाली है कुर्सी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस से घिरे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकली दबाव में इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू है क्यों, ये आपको बताते हैं। गजा जंग के बाद इतना तो तय है कि भारी सियासी दबाव में बेंजामिन नेतन्याहू है, क्योंकि कुछ गुज़िश्ता दिनों आपने ये खबर पढ़ी होगी कि इन्होंने यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने माफ़ी मांगने के हवाले से एक ख़त लिखा है। और ख़त किसको लिखा था? सदर जमहूरिया को, इसराइल के। और जिसके बाद इस खबर ने पूरी सियासत में, पूरे इसराइल में हलचल मचा दी। अपोजिशन और अवाम की मुखालिफत के बीच उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर जमहूरिया आइजैक हेर्जोग से प्रेसिडेंशियल माफ़ी के लिए औपचारिक अपील की है। ऑफिशियली उन्होंने अपील की है, खत लिखा है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला और इसराइल का कानून इस पर कहता क्या है, और इससे इसराइली वजीर आजम की साख को किस हद तक धचका पहुंचने वाला है। इसराइली मीडिया के मुताबिक पीएम नेतन्याहू इस अपील की तफसील से कई सतह पर जायज़ा किया जाएगा इसराइली वजीर आजम के इस अपील पर, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ इन्फोर्समेंट महकमा और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से नेतन्याहू की अपील की समीक्षा की जाएगी। नेतन्याहू ने देखिए 1-2 पन्ने पर नहीं है जो माफ़ी की तजवीज़ भेजी है, जो ख़त भेजा है सदर जमहूरिया के पास नेतन्याहू ने, वो 111 पन्नों पर मुश्तमिल है। नेतन्याहू की तजवीज़ फाइल होने के बाद जो न्याय मंत्रालय है, रुको। क्या हुआ? कुछ थोड़ा सा टेक्निकल वो आ गया। 1 सेकंड। चलिए कर दीजिए शुरू करूं या वहीं से ले लूं जहां से लिया है? वहीं से मतलब स्टार्ट से। क्या चंदन भाई, शुरू से यहीं से ठीक है। पैच। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर जमहूरिया आइजैक हेर्जोग से प्रेसिडेंशियल माफ़ी के लिए ऑफिशियल अपील की। ऐसे में अब इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसराइल का कानून क्या कहता है। आदाब, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इसराइली मीडिया के मुताबिक पीएम नेतन्याहू इस अपील की तफसील से कई सतह पर जायज़ा किया जाएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ इन्फोर्समेंट महकमा और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से नेतन्याहू की अपील की समीक्षा की जाएगी। नेतन्याहू ने ये अपील 1-2 पन्ने, 10-20 पन्नों पर नहीं, बल्कि 111 पन्नों पर मुश्तमिल माफ़ी नामा भेजा है, तजवीज़ भेजी है। नेतन्याहू की तजवीज़ फाइल होने के बाद जस्टिस मिनिस्ट्री ने, जी हाँ, जुडिशियल मिनिस्ट्री के पेंशन महकमे में ट्रांसफ़र किया जाएगा इसको, और इसके बाद जेल विभाग, सेवा, इजरायली पुलिस, स्टेट अटॉर्नी ऑफिस, वेलफेयर और मेडिकल अथॉरिटीज़, साथ ही इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन अथॉरिटी यानी ईडी से इनपुट इस मामले में तफसीली जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद अमेरिकी क्षमा विभाग न्याय मंत्री को अपनी राय देता है। इसके बाद न्याय मंत्री अपनी सिफारिश देते हैं। अगर किसी तरह का कोई तनाज़ा होता है तो सरकार को मामले को संभालने के लिए किसी दूसरे मंत्रालय को नियुक्त करना होगा। न्याय मंत्री की सिफारिश को प्रेसिडेंट हाउस में कानूनी विभाग को भेजा जाता है, जहां फाइल को रिव्यू किया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार को भेजा जाता है। कानूनी सलाहकार फाइल रिव्यू करने के बाद निष्पक्ष राय तैयार करता है और क्षमा विभाग या दूसरी संबंधित संस्थाओं से और पूछताछ कर सकता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइल को राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। अब अगर राष्ट्रपति माफ़ी को मंजूरी देते हैं तो एक क्लेमेंसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नेतन्याहू को कौन माफ़ करेगा? क्लेमेंसी डॉक्यूमेंट किसी दोषी व्यक्ति को दी जाने वाली माफ़ी, सज़ा में कमी या क्षमादान की प्रक्रिया के इस्तेमाल पर किया जाता है। इस पर न्याय मंत्रालय के किसी मंत्री का काउंटर साइन होता है। वहीं अगर राष्ट्रपति माफ़ीनामा को कबूल नहीं करते हैं तो एक नोटिस के जरिए आवेदक को ये बता दिया जाता है कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 3 संजीदा इल्ज़ामात लगे हुए हैं। इसराइल में माफ़ी तभी दी जाती है जब दोषी सिद्ध हो जाता है। हालांकि नेतन्याहू पर अभी
जो दोष है, कसूर जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति से माफ़ी मांग ली है। कोर्ट ने पहले ही कहा था कि माफ़ी मांगने से पहले गुनाह कबूल करना होगा, लेकिन इजरायली पीएम ने ऐसा नहीं किया है। अब आपको बताते कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति जनहित या बेहद विशेष परिस्थितियों में दोष सिद्ध होने से पहले भी किसी व्यक्ति को माफ़ी दे सकते हैं। यही कारण है कि नेतन्याहू ने इस हरबे को अपनाया है। नेतन्याहू ने दोष सिद्ध होने से पहले माफ़ी मांगी है। दूसरी जानिब अगर इस्राएली पीएम दोषी सिद्ध हो जाते हैं, यानी कसूरवार ठहराए जाते हैं, तो फौरन उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना होगा। 2020 में नेतन्याहू के ऊपर बदनामी के इल्ज़ाम लगे थे। अमीर सहयोगियों से तहायफ लेकर राजनीतिक लाभ पहुंचाने का उन पर आरोप है। गजा और वेस्ट बैंक में कत्लेआम जारी है। गौरतलब है कि हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लीडरशिप में इस्राएली आईडीएफ ने गजा पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में तकरीबन 69,000 लोग मारे गए हैं, जबकि 2 लाख से ज़्यादा घायल हुए हैं और इसके अलावा गजा के तकरीबन सभी रहने वाले बेघर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मरने वालों में सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन थीं। गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ये कत्लेआम जारी है। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को आलमी सतह पर इस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर जब वो गए तो उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि इस्राएल की तरफ से आईडीएफ की जानिब से किए जाने वाले हमले लगातार जारी है, जबकि सीज़ फायर लागू कर दिया गया है। सीज़ फायर के तहत इस वक्त अमल दरामद जारी है, लेकिन सीज़ फायर का उल्लंघन इस्राएल की तरफ से लगातार किया जा रहा है। कई बार आपने देखा, आज ही की खबर है कि फ़लस्तीन के रमल्ला शहर के एक इलाके में इस्राएली कारिंदों की तरफ से, इस्राएली फ़ौज की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से एक हमला किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ जहां ये माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कई देश जो है मुखालिफत करते आए हैं, दबाव बनाया जा रहा है, माशी तौर पर इसे पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्राएली वज़ीर आज़म कहते हैं अपने इस्राएली अवाम से कि हमें आइसोलेट होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम करें, इसका मतलब ये कि इस्राएल ये जानता है जो काम कर रहा है हर तरफ से उसके ऊपर दबाव बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी जो काम इस्राएल कत्लेआम कर रहा है वो लगातार जारी रखे हुए है, कोई दबाव उस पर काम नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका का रवैया है वो ढुलमुल है। थोड़ा सा दिखाता तो नाराज़गी कतर पर जब हमला हुआ था तो उसने उस वक्त दिखाया था कि हम नाराज़ ज़रूर हैं, हम नाराज़ ज़रूर हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। जो सियासी मुबसरीन हैं वो मानते हैं कि अगर आप नाराज़ हैं, अब आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, तो आप उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। उस वक्त हमने देखा था जब कतर पर हमला हुआ था, बातचीत की मेज़ पर हमास के लीडर पहुँचे थे और इसराइल ने हमला कर दिया था। उस वक्त पूरे मशरिक़ वस्ता में हलचल मच गई थी और उस दिन हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के रहनुमाओं से आनन फानन में बातचीत की थी, जेडी वेंस को भेजा था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये हमला इसराइल को नहीं करना था। लेकिन उन्होंने कहा ये सही नहीं किया है इसराइल ने। पर इनके स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, उस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले से ये नहीं कहा गया कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो यही एक बड़ी वजह है कि अमेरिका जो है इसराइल की कहीं ना कहीं पुश्तपनाही करता है। अल समूद फ्लोटेला जो पिछले दिनों अलग अलग ममालिक के समाजी कारकुनान या अलग अलग शोबे हयात से जुड़े लोगों के ग्रुप पर मुश्तमिल कश्ती या जो थी वो इसराइल के भारी विरोध मुखालिफत के बीच भी गज़ा की जानिब गामज़न रही और उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन्हें अज़ियत दी गई। इन तमाम कारकुनान पर आईडीएफ के कारकुनों ने जुल्म ज़्यादती की। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने इस तमाम जुल्म और ज़्यादती के किस्से सुनाए, दुनिया के सामने रखे। और दूसरी तरफ कई कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, ईयू की बात करें या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, यूएनजी की बात करें, वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू कई बार हमने देखा कि इस युद्ध विराम के लगने के बाद जब वो खिताब करने पहुँचे थे तो उस वक्त भी उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो मंदुबीन थे, जो मेंबर्स थे यूएनजीए के, वो बाइकॉट करके
इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर को बाहर निकलने लगे और हूटिंग करते हुए बाहर निकले। तो ये कहीं ना कहीं आलमी तौर पर एक सियासी तमाचा था इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर के सोच पर, और लेकिन फिर भी इसराइल नहीं माना। जो सिहूनी जो कत्ल व गारतगरी चलती आ रही है उसे उसने जारी रखा है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मांग रहे हैं माफ़ी, यानी दूसरे पर धौंस जमाने वाला, दूसरे ममालिक को आंखें दिखाने वाला आज माफ़ी मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इस खबर का रुख है कि कितना भी आप दूसरे ममालिक के सामने कुछ भी कर लीजिए, अपने मुल्क में आप माफ़ी मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि आपकी इज़्ज़त इससे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है, इस पे मैसेज जाएगा कि आप अपने मुल्क में इस वक्त चीज़ें जो हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ठीक नहीं है और आपके ख़िलाफ़ आवाम जो है जो एहतजाज करती रही है वो सही करती रही। क्योंकि हॉस्टेजेस के हवाले से, हॉस्टेजेस के अहल खाना की तरफ से हमने देखा है कि कई सिटीज़ में, इसराइल की कई सिटीज़ में एहतजाजी मुजाहरा किया जाता रहा है, लेकिन उन एहतजाजी मुजाहरों ने भी ज़रूर नींद उड़ाई होगी, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपने फ़ैसले को दोबारा गौर व ख़ौस के लिए देखा नहीं और उसमें कोई बदलाव नहीं किया।